अगर बेसिक के प्रति चाहते हैं, सब कुछ एक साथ ही लेना, पतली आने लगी है। पहले राजा कैसा होगा, राजा का प्रवचन कैसा होगा, राजा अपना मुझे शेयर करना सुगम चाहिए कि आप इस बात को प्रत्येक वीडियो को शेयर किया करें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब तो मुझसे पूरा परिचय आपका हो चुका होगा कि मेरा नाम पंडित राजेश आचार्य जी है और मैं निरंतर आपकी ज्योतिष की कक्षा पूर्ण भाव से लिए जा रहा हूँ और मैं आपको प्रत्येक चीज़ को क्रिया से सिखा रहा हूँ और आशा करूँगा कि आप प्रत्येक चीज़ को क्रिया से और बारीकी से सीख रहे होंगे। आज हम कक्षा 19 की बात करते हैं, जिसमें हम कुंडली के तृतीय एवं चतुर्थ भाव की गणना के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने आपको कुंडली के पहले और दूसरे भाव के बारे में बताया था। अगर उन भावों में कुछ और चीज़ें देखी जाती हों तो मैं आपको समय के अनुसार जब एडवांस की ओर बढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें उसमें ऐड होंगी, तो वो चीज़ें मैं आपको क्रम से बता दिया करूँगा जैसी प्रक्रियाओं में देखा जाता है। दोस्तों, अब आपको दो चार चीज़ें मैं और बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि गुरुजी आपने ये गलत कर दिया है, गुरुजी ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो मैं उन बच्चों को छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, छोटी सी अरदास करना चाहता हूँ कि बेटा, जो बेसिक आप सीख रहे हो ना, जो एडवांस आप सीख चुके हो, मानता हूं कि आप निपुण हो, आप ज्ञानी हो, लेकिन जो आपको सिखाने वाला है ना, उसके अंदर और उसके जीवन में इस ज्योतिष के प्रति कुछ ना कुछ कार्य कुशल हुआ होगा, तभी वो आपको बता रहा है। जिस प्रकार मैंने कुंडली का उदाहरण लिया था, उसमें राहु और केतु की सप्तम दृष्टि नहीं लिखी थी, तो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी केतु 10वें भाव में होना चाहिए, राहु चौथे भाव में होना चाहिए। अब मानता हूं कि आप सही हो। अब मैंने आपको पहले एक बात बता दी थी कि ये जो कुंडली है मैं एक उदाहरण के लिए ले रहा हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि कौन से भाव में कौन सी राशि होती है, वो मैं स्पष्ट तरीके से लिख पाऊं। चलो, आपको समझ में नहीं आया, मैं मानता हूं इस बात को कि आप भी सही हो, लेकिन बेटा प्रत्येक चीज को ना क्रम से सीखा जाता है। और मुझे पता है कि राहु केतु एक दूसरे से सप्तम दृष्टि पर रहते हैं, लेकिन क्यों रहते हैं वो भी तो आपको पता होना जरूरी है। अब वो मैं खुद आपको बताऊंगा। कुछ बच्चे तरह तरह के कमेंट करते हैं कि यहां पर ये मिस्टेक हो गई, तो बेटा मिस्टेक मत बोलिए, उस बात को ये जानिए। हाँ, जहां पर होती है वहां पर मैं खुद कमेंट कर देता हूं, वहां पर मैं खुद जवाब दे देता हूं कि हाँ, जैसे रोहिणी नक्षत्र के ऊपर जो मिस्टेक हो गई थी, मुझ पर रेवती नाम लिख गया था, रेवती नाम ले दिया था मैंने, उस पर हुई थी मिस्टेक, उस पर त्रुटि हुई थी, वो मैंने खुद ही पुष्ट कर दी थी। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रत्येक चीज तो थोड़ा सुगमता में और बिल्कुल क्रिया में होकर के सीखे। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा में कमेंट करते हैं, गुरुजी पंचांग सिखा दीजिए, गुरुजी 2-3 वीडियो एक्स्ट्रा डाला करिए। तो बेटा मैं अपने क्रम के अनुसार चलूंगा। जो बच्चे कुछ जानते नहीं हैं, जो बच्चे कुछ नहीं जानते, अभी बेसिक से उन्होंने शुरू किया है और अभी 18 क्लासों तक वो पहुंचे हैं, उनको भी तो सिखाना है। और मैं आपको पहले एक बात बता चुका था कि मैं नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने वाला हूं। नर्सरी से प्ले ग्रुप में फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड में जैसे बच्चे आते हैं ना, उसी क्रम से मैं सिखाऊंगा और मेरी जो भावना होगी उसी के प्रति मैं आपको पुष्ट कर पाऊंगा। जिस क्रम से मैं आपको बता रहा हूं ना, वो मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूं, जिससे आपको प्रत्येक चीज बारीकी से समझ में आए। आशा करूंगा कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। इन प्रक्रियाओं को पुष्ट करने के लिए तरह तरह की चीजों का प्रक्रम देखा जाता है। और एक बच्ची का कमेंट आया था कि गुरुजी कोई सुगम पुस्तक बता दीजिए ज्योतिष सीखने के लिए, महान पुस्तक बता दीजिए ज्योतिष सीखने के लिए। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो पुस्तकों की तलाश कर रहे हैं, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको ज्योतिष पूर्ण भाव से सीखनी है तो आप मेरी वीडियोस देखिए और क्रम से देखिए। इन वीडियोस के बाद जो पुस्तकों की गणना आप करोगे ना, वो स्वतः ही होने लगेगी, वो स्वतः ही समझ में आने लगेगी, कि मैं आपको क्रिया से प्रत्येक चीज को समझा रहा हूं। अभी बेसिक है, अभी तो कुछ नहीं है आपका। अभी जब एडवांस की ओर बढ़ेंगे ना, उस रफ्तार को देखना आपकी क्या चीज, आप कितनी क्रिया भाव से सीखे हो। फिर भी अगर बच्चे चाहते हैं तो सबसे सुगम वस्तु, सुगम पुस्तक उनके लिए, अगर बेसिक के प्रति चाहते हैं, सब कुछ एक साथ ही लेना चाहते हैं, तो एक सर्व ज्योतिष संग्रह नाम की पुस्तक आती है। मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आपको सुगम लगे तो इसको लाना। अगर आपको बेसिक से अच्छी तरह से सीखना है तो सर्व ज्योतिष संग्रह नाम की एक पुस्तक है। ये काफी पतली आने लगी है, पहले मोटी आती थी, इतनी मोटी, वो भी मेरे पास रखी हुई है, लेकिन अभी यहां पर है नहीं। ये लेके आइए।
अगर इससे भी संयोग ना बने तो ज्योतिष रत्नाकर। ये पुस्तकें वो पुस्तकें हैं जो इंसान को बेसिक से एडवांस की ओर ले जाती हैं। इससे भी संयोग ना बने तो एक भृगु संहिता नाम की पुस्तक आती है, उसको लेके आइए, वो आपके बेसिक के लिए अच्छी हैं। लेकिन अगर आपको फलादेश देखना है, गणना देखनी है, तो उसके लिए भृगु संहिता भी बहुत सुगम है, अच्छी है, माना जाता है उसको। और एक बृहद संहिता, वो भी पुस्तक सुगम बताई गई है। 2-4 पुस्तकें ऐसी हैं जो अच्छी बताई गई हैं, और आप पुस्तकों के पीछे इतना ना पढ़ो तो अच्छा है। आप सबसे पहले इन क्रियाओं को पूरा करिए, उसके बाद गणनाओं पे जब आएंगे ना, तब पुस्तकों के नाम मैं आपको स्वतः ही बताता रहूंगा कि आप ये ले आना, और मैं आपको एग्जाम्पल भी दिया करूंगा दूसरों की कुंडली। जो मेरे पास कुंडलियां आती हैं देखने को, मैं उन कुंडलियों का आपको उदाहरण दिया करूंगा। जब भी संयोग बनेगा मैं सारी क्रियाओं को पुष्ट किया करूंगा, और जब हम लाइव पर आएंगे तो उस पर थोड़ी बहुत बातें भी कर लिया करेंगे। और आशा करूंगा कि आप मेरी वीडियो से बहुत अच्छी तरह सुगमता से सीख पा रहे हैं, प्रत्येक चीज को पूर्ण कर पा रहे हैं। हो सके तो दूसरों को शेयर भी कर दिया करें, जिससे और बच्चे इससे जुड़ें और कार्य को पूर्ण कर पाए। तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं, कक्षा 19, जिसमें हम कुंडली के तृतीय एवं चतुर्थ भाव की गणना के बारे में जानेंगे। कुंडली के तीसरे और चौथे भाव में क्या देखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्योतिष का बादशाह मैं आपको बना दूंगा, इतना मेरा दृढ़ संकल्प है, मैं आपको पूरी तरह से सिखाऊंगा, इतना मुझ पर छोड़ दीजिए आप। चलिए, तो कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाइए, और जो मैं आपको नोट कराता हुआ जा रहा हूं उन चीजों को नोट करिए। श्री गणेशाय नमः बोल करके, गणपति भगवान के नाम का उच्चारण करके आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं और अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। सबसे पहले हम कुंडली की विवेचन के बारे में बात कर रहे थे। तो कुंडली का जो विवेचन होता है वो अनेक प्रकार की क्रियाओं से होता है। और मैं आपको एक छोटी सी और बात बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार मैंने आपको कारक, मारक, योग कारक और बाधक ग्रहों के बारे में बता दिया था, अभी जो बताया है वो बाधक ग्रहों का बेसिक है, एडवांस नहीं है। अभी उनका भी बेसिक है। मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि उनका भी गणित ज्योतिषी पद्धति भी उनकी रह गई है। फिर उसके बाद जब उनका एडवांस सीखेंगे ना, तो जो बच्चे कमेंट में प्रश्न करते हैं उनको अपने आप ही सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि अगर बृहस्पति कारक है, 9वें भाव में बैठ जाता है तो कारकत्व समाप्त होगा कि नहीं। अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं मनुष्यों के ऊपर, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए इन चीजों को। मैंने आपको सिखाने का दृढ़ संकल्प लिया है, तो मैं आपको पूर्ण भाव से सिखाऊंगा। आपने मुझे गुरु माना है ना, तो बस इसी गुरु पद्धति में चलते रहिए। मेरी जो दीक्षा है और मेरी जो शिक्षा है उसको सही क्रम में लेके चलिए, और मेरी बातों से विमुख मत हुआ करिए। जो सिखा रहा हूं उसका कोई ना कोई कारण अवश्य है, जो क्रम से सिखा रहा हूं, और अपनी पद्धति में मैं चलता हूं, अपनी क्रियाओं में मैं चल पाता हूं। तो चलिए, सबसे पहले हम तृतीय भाव की बात करेंगे। तो यहां पर अगर तृतीय भाव की गणना है तो ऐसे करके बनाया, जैसे हम कुंडली बनाते हैं तो तृतीय भाव कैसे बनाया जाता है। अब ऐसे करके और ऐसे करके इन क्रियाओं को लेते हैं, इसको यहां से यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक। ये भाव हमारा तृतीय भाव कहलाता है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा भाव। तो ऐसे करके बनता है त्रिकोण में। ऐसे ही करके मैं आपको बताऊंगा, जिससे क्या है कि आपको समझ में भी आ जाएगा और चीजों को आप पूर्ण भी कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने मैं ऐसे ही करके बना देता हूं। मैं यहां तक ले लेता हूं, यहां तक क्रिया को ले लेता हूं, क्योंकि ये पूरा जाएगा। उसके बाद जो त्रिकोण है उसको मैं ऐसे करके ले लेता हूं। इसको आप तृतीय भाव समझना कि हमारा ये तृतीय भाव है। मैं यहां लिख देता हूं, आपको समझ में भी आएगा कि हमारा ये तीसरा भाव है, तृतीय भाव। भाव कह लो चाहे स्थान कह लो, एक ही बात है। अब तृतीय भाव में क्या क्या देखा जाता है आज उसकी गणना करेंगे। तो बड़ी क्रिया से और भाव से सीखना जो जो चीजें मैं आपको अंकित करा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तृतीय भाव होता किस चीज का है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो तृतीय भाव को हम सहज स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? सहज स्थान। सहज का मतलब सह भाई कह लो, सहज का मतलब सह भाई कह लो। अब ये गलत है, ये नहीं लगाना चाहिए हमें। सहज का मतलब है कि सह भाई कह लो, मतलब सम्यता का स्थान। अपने छोटे भाई बहन इसी में आते हैं। बल पराक्रम का स्थान इसे ही बताया गया है। तो मैं आपको क्रिया से लिखाता हूं, तो चीजों को नोट करते हुए आप चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस भाव में जो आपको शरीरांगों के बारे में अंकित करा चुका हूं, उसमें जो शरीर के अंग इस भाव में आते हैं, जैसे हमने गले से नीचे का भाव बताया था कि हमारा जो छाती का ऊपरी हिस्सा है
और गर्दन है वो इस भाव में नहीं, छाती का ऊपरी हिस्सा इसमें नहीं आता। हमने क्रिया क्या बताई थी, अगर हम गणना के बारे में जानेंगे तो हमने जब तनु भाव से धन भाव में, धन से सहज में गए थे तो हमारा यहां तक खत्म हुआ था। इसके बाद छाती का, अब ये गर्दन भी इसी में आ जाती है, गर्दन की ग्रीवा जो मैंने इसी में लिखाया था और छाती का ऊपरी हिस्सा, सारी क्रिया मैंने इसी में पुष्ट कराई थी अगर आपको ध्यान हो तो। अगर क्रियाओं का सार पूर्ण नहीं है तो मैं आपको एक पूर्ण भाव से लिखा देता हूं, जिससे क्या है कि आपको भी अंकित करने में आसानी होगी। चलिए आज हम शुरू करेंगे, बड़ी क्रिया से और भाव से सीखेंगे, बिल्कुल निश्चिंत होकर के सीखिएगा आप। चलिए थोड़ी संयोग है, थोड़ी समझाने वाली बात है कि छाती का ऊपरी हिस्सा चौथे भाव में चला जाता है, कंधा और ये गर्दन जो है वो इस भाव में आ जाती है। हमारा जो ये कंधा होता है ना, कंधा, हमारा जो कंधा है, हमारी जो गर्दन होती है, हमारा जो कंधा और हमारी जो गला जिसको हम गर्दन बोलते हैं वो इसी भाव में आ जाते हैं, तृतीय भाव में। तो जो शारीरिक स्थान होता है, बाकी अगर मुख की बात करें तो इसमें हमारा जो, अगर ऐसे क्रिया करेंगे तो सीधे कान, दायां कान जो होता है वो इसी भाव में आता है, दाई आंख नहीं, दायां कान, आंख से नीचे वाली जो हमारा मस्तिष्क होता है, मस्तक हमारी लग्न में चला जाता है। एक आंख हमारी द्वितीय भाव में, दूसरी आंख हमारी द्वादश भाव में चली जाती है, कान हमारा तृतीय में, दूसरा कान हमारा एकादश भाव में चला जाता है। ये चीजें मैं आपको पूर्ण भाव से नोट करा चुका हूं। तो चलिए अब शारीरिक स्थान तो आप समझ में आ गया, अब इसमें जो जो चीजें नोट कर रहा हूं उन चीजों को समझना। सहज का मतलब भाई। अब भाई के प्रति हम जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो भाई के प्रति हम क्या दिखाते हैं, बल, पराक्रम। तो बल और पराक्रम का स्थान भी इसे ही बताया गया है, इसमें ही देखा जाता है बल और पराक्रम। बिल्कुल क्रिया से और भाव से एक एक चीज नोट करा करके चलूंगा, तो बिल्कुल शांति से नोट करते हुए चलना है। बल और पराक्रम का स्थान इसे ही बताया गया। अब बल और पराक्रम किसके प्रति कर रहे हैं, किसके प्रति, छोटे भाई। तो यहां पर लिखेंगे कि छोटे भाई और बहनों को भी इसी में देखा जाता है। छोटे हमारे जो भाई बहन होते हैं ना, कि उनका स्वभाव कैसा होगा, हमारे प्रति वो कैसे होंगे, हमसे लड़ाई झगड़े करने वाले होंगे कि कैसा हमारे प्रति उनका रुझान होगा, सब कुछ किस में देखा जाता है, तृतीय भाव में देखा जाता है। तृतीय भाव में और क्या क्या देखा जाता है उसकी भी और गणना कर लेते हैं। अब इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि बल और पराक्रम इसमें देखा जाता है, तो बल और पराक्रम से समझिएगा। जैसे अब हम एक बात बताते हैं, बिल्कुल क्रिया से समझिएगा। जिस मनुष्य के अंदर बल है, पराक्रम है, अगर उस मनुष्य के अंदर धैर्य ना हो तो क्या होगा, अगर मनुष्य के अंदर धैर्य ना हो, शांति ना हो, तो उस मनुष्य के अंदर जो बल है ना वो खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि धैर्य ही नहीं धारण करेगा, हर समय लड़ने की सोचेगा, तो क्रिया सही नहीं रहेगी। तो वो धैर्य और शौर्य, शौर्य का मतलब शौर्यवान जो प्राणी होता है, तो उस शौर्य, बात को समझिएगा कि शौर्य और धैर्य का जो, धैर्य को भी इसी भाव में देखा जाता है। शौर्य और धैर्य को ये नीले से इसलिए लिख दिया क्योंकि बल, पराक्रम, शौर्य, धैर्य एक ही क्रिया के होते हैं, इसलिए मैंने इनको भी इसमें अंकित कर दिया है। छोटा भाई बहन आपको बता दिया, यही प्रक्रियाएं होती हैं, सारी क्रियाओं को पुष्ट करिए। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि जो विचार करने वाली चीजें हैं। अब एक सबसे मुख्य बात समझना मेरी, वो क्या है कि अब इतना आपको समझ में आ गया कि बल, पराक्रम, शौर्य, धैर्य, छोटे भाई बहन इसी में देखे जाते हैं। अब मैं दूसरा मार्कर चेंज कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि थोड़ा समझने का संयोग भी आपको पुष्टता में बनाना पड़ेगा। अब इसमें हमारी बीमारियां भी देखी जाती हैं। क्या देखी जाती हैं, बीमारियां। बीमारियां कौन कौन सी देखी जाती हैं, शरीर में जो लगने वाली बीमारी है। जैसे अगर हम बात करते हैं अपने किसकी, इसमें जो हमारा कंधा और गर्दन देखी जाती है, कंधा और गला इसमें देखा जाता है। अब गले से ही हमारी दो बीमारियां उत्पन्न हैं, गले में दर्द होने की बीमारियां कौन कौन सी हैं। एक है हमारी खांसी, गले से खुरखुर की आवाज आती है, तो वो दो बीमारी कौन कौन सी हैं, दमा और खांसी। आप इनके बारे में जानते होंगे कि दमा और खांसी क्या होती है। तो ये दोनों चीजें इसी भाव में देखी जाती हैं, दमा और खांसी। दोनों बीमारियों का सार इसी भाव से प्रकट किया जाता है कि किस प्रकार की बीमारी हमको लगी है। वो ग्रहों की युति, ग्रहों के अंश, ग्रहों की दृष्टियों के अनुसार हम पुष्ट कर पाते हैं। चलिए
दमा खांसी के बाद जो हमारे फेफड़े होते हैं, बात को समझिएगा, हमारे फेफड़े और जो हमारा श्वसन होता है, श्वसन मतलब सांस लेने की क्रिया, मेरी बिल्कुल क्रिया से समझिएगा कि जो हमारे फेफड़े और श्वसन संबंधी अगर कोई बातों का विचार करना हो, अगर फेफड़े और श्वसन संबंधी जो बातों का विचार है, बातों का विचार भी इसी भाव से प्रकट किया जाता है। हमारे फेफड़े कैसे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, हमारा श्वसन क्रिया कैसी है, हमारी सांस लेने वाली अस्थमा तो प्रॉब्लम नहीं है, वो सब क्रिया इसी से देखी जाती है। आशा करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे हम क्या बात करेंगे, श्वसन के बाद हम ये सारी क्रिया पोस्ट करके ये यहाँ पर लिखते हैं कि योगाभ्यास, कि हमारा जो योगाभ्यास है हमारे प्रति कितना पुष्टवान होगा, कितना लाभदायक होगा और कौन सा संयोगकारी होगा, वो योगाभ्यास भी इसी भाव से देखा जाता है, जिसको तृतीय भाव बोलते हैं। और ये तृतीय भाव इतना बलवान भाव बताया गया है, मेरी बात को बिल्कुल क्रिया से समझिएगा, इतना बलवान भाव बताया गया है कि इसमें कभी कभी पत्नी के जीवन का भी भाव देखा जाता है, संतान पक्ष को भी देख लेते हैं, धन को भी इसी में देख लेते हैं कि ऐश्वर्य को, सहज जो धन ऐश्वर्य होता है ना, आयु को भी इसी में कभी कभी निर्धारण हो जाता है। वो कुंडली की गणनाओं से समझ में आएगा, धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा ना प्रत्येक चीज। अभी क्या इसका बेसिक हमें सीखना है, बेसिक क्रिया हमें सीखनी है, बेसिक क्रिया में पुष्ट करनी है, उसी के कारण इन चीजों को लिखा रहा हूं, जिससे आपको ना प्रत्येक चीज क्रिया से और भाव से समझ में आएगी। चलिए अब आगे की बात करते हैं। हमने बात की योगाभ्यास की, कि योगाभ्यास इसी में देखा जाता है। अब योगाभ्यास के बाद हम किस चीज की बात करेंगे, अब एक बात को मेरी को समझिएगा कि जैसे अकाउंट्स होता है, अकाउंट्स हो गया, बैंक वगैरह हो गया, और इत्यादि जो काम होते हैं, जो आपके नीचे जो काम करने वाले नौकर चाकर लगे रहते हैं, उन नौकर चाकरों की भी गणना इसी भाव से की जाती है। तो यहां मैं लिख देता हूं नौकर, कि नौकर हमारा वफादार है या नौकर हमारा कैसा है, कितना सुगम है, कितना दुर्लभ है, कितना बुरा है, कैसा नौकर है, उस नौकर चाकर की भी गणना हम इसी भाव से करते हैं। अब इसको चाहे रसोइया बता लो, चाहे अकाउंटेंट बता लो, चाहे अपना मैनेजर बता लो, वो सबकी अपनी कुंडली के प्रति गणना या उसकी कुंडली के प्रति गणना इसी भाव से की जाती है। कि अब इस भाव से मतलब अपनी कुंडली की गणना, कि हमारा नौकर कितना वफादार है, कितना अच्छा है, सब चीज की, कि नौकर से हमें कोई धोखा तो नहीं मिलेगा, नौकर जो है हमें कोई बुरा कर्म तो नहीं करेगा, उन चीजों की गणना इसी भाव से की जाती है। आशा करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात करते हैं। नौकर चाकर के बाद हमारे शरीर का जो बल होता है, शरीर का जो बल होता है, बल का मतलब क्या, हमारे अंदर बनने वाले शुक्राणु, बात को समझिएगा, हमारे अंदर बनने वाले जो हमारे शुक्राणु हैं, शुक्राणु का मतलब क्या आप समझते होंगे, शुक्राणु का मतलब है हमारा वीर्य। उस वीर्य की भी चर्चा इसी भाव से की जाती है कि हमारा वीर्य कितना बलवान है, कितना अच्छा है, कितना सुगम है, उस वीर्य की भी चर्चा इसी भाव से की जाती है। हमारी अस्थियों की चर्चा, हमारी हड्डियों को भी इसी भाव से देखा जाता है, हमारे गले को भी इसी का भाव से देखा जाता है, हमारे कंधे को भी, मैं आपको लिखा चुका हूं, हमारे कंधे को भी इसी भाव से देखा जाता है। शरीर का प्रक्रम लिखा रहा हूं, मेरी चीज को समझिएगा। हमारे जो वस्त्र हैं, कि हमारा कौन सा वस्त्र अच्छा रहेगा हमारे लिए, उसकी भी गणना इसी भाव से की जाती है। जैसा कि मैं आपको पहले भी उदाहरण बता चुका हूं कि कोई अगर आपने लाल कलर की शर्ट पहनी हो, वो आपको पसंद नहीं आ रही है, लेकिन दूसरों को उत्तेजित का अच्छी पसंद आ रही है, उसमें आप बिल्कुल सौंदर्यशाली लग रहे हो, उस चीज की भी गणना इसी भाव से की जाती है, वस्त्र की गणना। अब वस्त्रों के बाद हम बात करेंगे दास जो हमारे होते हैं, दास दासी की गणना भी, कि हमारा जो दाई माँ है, दास है, वो हमारा कितना वफादार है। पहले के जमानों में ना राजाओं के दास हुआ करते थे, रानियों की दासियां हुआ करती थी। अब वो दासियां अभी भी हैं, चापलूस जिनको बोलते हैं, अगर वो चापलूस अभी भी हैं तो उन चापलूसों की गणना इसी भाव से की जाती है। आशा करूंगा समझ में आया होगा। तो चलिए आगे की बात करते हैं। आगे हम क्रिया से बात करेंगे, कि जैसे मैं इससे लिख देता हूं, हमारी जो यात्रा हम जो करते हैं, उस यात्रा की भी चर्चा इसी भाव से की जाती है।
यात्रा, विचार, विहार। अब एक बात मेरी पुष्ट होकर समझिएगा, अगर समझने वाली बात है, सबसे पुष्ट होकर के, जैसे मैंने आपको प्रथम भाव में लिखाया था उसमें आयु का भी निर्धारण किया जाता है। मैंने आपको लिखा था वो आयु जो है ना उसका निर्धारण हमारे अष्टम भाव में किया जाता है, अष्टम भाव में भी किया जाता है, आपको इतना पता है। लेकिन अष्टम भाव में आयु का पूर्ण निर्धारण किया जाता है, लेकिन एकम भाव में आयु के प्रति निर्धारण किया जाता है कि कितने सुगम आयु रहेगी, कितनी आयु में कोई कष्ट तो नहीं, उसकी प्रक्रिया। अष्टम भाव में कितनी आयु होगी, आयु को दीर्घ आयु होगी, अल्प आयु होगी, ये निर्धारण अगर पूर्ण निर्धारण है वो हमारे अष्टम भाव से ही किया जाता है। ऐसे ही जो यात्रा की गणना है वो इसी से तो की जाती है, लेकिन यात्रा के प्रति क्या कर्म रहेगा, क्या भाव रहेगा, उसकी गणना हम कुंडली के विश्लेषण से दिशाशूल निकाल करके जान पाएंगे। दिशाशूल निकाल करके या और भी जो विवेचन आते हैं उसके क्रिया के अनुसार जान पाएंगे। तो अभी मैं बेसिक के लिए समझ लीजिए कि यात्रा की भी गणना इसी भाव से की जाती है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। अब मैंने आपको यात्रा लिखा दिया, अब यात्रा के बाद हम आगे की बात करें। आगे मुख्य बात करते हैं, जैसे अब हम शरीर की बात कर लें तो मैं इससे लिख देता हूं कि हमारे क्रोध की गणना, मतलब क्रोध का विवेचन भी इसी भाव से किया जाता है कि हमारे अंदर क्रोध कितना होता है। एक भाई ने कमेंट किया था कि गुरुजी हमारे हाथों को किस भाव में देखा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे हाथों को भी इसी भाव में देखा जाता है। हमारे जो हाथ होते हैं ना उन हाथों को भी इसी भाव में देखा जाता है, कंधा में लिखा चुका हूं। और एक और चीज, हमारे जो साले और शाली होते हैं, साले और शाली का जो जीवन है, उनका जीवन साथी का जीवन है, उन जीवन की भी गणना हम इसी भाव से पुष्ट कर सकते हैं, इसी भाव से जान सकते हैं। ये भी ज्योतिष शास्त्र के नियम के अनुसार बताया जाता है। अब ये क्रियाएं बेसिक के तौर पर समझनी जरूरी हैं। जो जो चीजें बेसिक के तौर पर बताई जाती हैं वो क्रम की बात है। ऊपर अब एक और चीज बताते हैं कि हमारा पुत्र क्या करेगा, पुत्र क्या करेगा, इसकी भी गणना इसी भाव से की जाती है। जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूं बच्चों, बिल्कुल भाव से समझना है, एक एक चीज को क्रिया से ही बता रहा हूं। कैसे बता रहा हूं कि जैसा कि मैंने आपको आयु के बारे में बताया, अब पुत्र का जो भाव है हमारा पंचम बताया गया, संतान पक्ष कौन सा, पंचम। लेकिन पंचम भाव में क्या देखा जाता है कि पुत्र होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, कितना योगवान होगा, जीवन का कार्य क्या होगा, उसकी गणना पंचम भाव से पूर्ण भाव से की जाती है। लेकिन पुत्र क्या करेगा उसकी कुछ क्षण भंगुर गणना हम तृतीय भाव से भी करते हैं। तृतीय भाव से जान पाते हैं कि परिवार के प्रति मनुष्य का जो पुत्र है वो जीवन में किन कार्यों को करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आशा करूंगा। अब इसके बाद हमारे मन में जो डर पैदा होता है, डर का मतलब क्या कि किसी वस्तु को देख करके, किसी चीज को देख करके हमारे मन में जो भ्रम पैदा हो जाता है, उस भ्रम की भी गणना इसी भाव से करते हैं। हमें किसी चीज का भ्रम जो पैदा हो जाता है हमारे मन में, उस भ्रम की भी गणना हम इसी भाव से करते हैं। तो आशा करूंगा कि ये सब चीजें आपको क्रिया से, शांति से और पूर्ण भाव से समझ में आई होगी, बिल्कुल शांति से। जितनी चीजें मैंने आपको लिखाई इन सब चीजों की गणना इसी भाव से की जाती है। धीरे धीरे करके जब एडवांस की ओर बढ़ेंगे, जब गणनाओं की बारी आएगी, तो मैं और क्लियर से और डीपली जाकर के और गूढ़ता में जाकर के आपको बिल्कुल भाव से सिखाऊंगा। तो निश्चिंत हो जाइए, अभी फिलहाल इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे, आगे हम क्या सीखना है। अभी फिलहाल इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए फिर हम आगे की बात करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए।
चलिए, आशा करूंगा कि आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोक करके और शांति से नोट कर लीजिए, जिससे कि आप दोबारा जो नोट करोगे ना उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, फिर आपको ना चीजों को समझने में और ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे हम क्या बात करेंगे उस चीज को समझिएगा कि हमारा जो तीसरा भाव होता है उस भाव को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। किस नामों से? अन्य नामों से। तो मैं ऐसे करके बना देता हूं इसको, ज्यादा बड़ा हो गया था वो, अब इतने से समझ में आ जाएगा। अन्य नाम कौन कौन से हैं तीसरे भाव के? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सहज भाव। ये आप पहले नोट कर चुके हैं और नोट कर लीजिए। दूसरा नाम है इसका सहभाई। तीसरा नाम है इसका बल भाव यानी बल। चौथा है पराक्रम, पराक्रम भाव भी यही होता है। पांचवा नाम है इसका वीर्य, वीर्य भाव भी इसी का नाम है। ये सहज, सहबाई, बल, पराक्रम। अब आगे हम इसमें क्या देखते हैं कि हम अपने भाई बहनों को देखते हैं तो भ्राता, भ्राता जो होते हैं ना, तो भ्रातृ भाव भी इसे कहा जाता है। भ्रातृ, क्या लिखेंगे? भ्रातृ भाव। तो भ्रातृ भाव भी इसे कहा जाता है और सहोदर भाव भी इसे कहा जाता है। अपने जो सगे संबंधियों का कार्य होता है ना, वो इसी भाव से चर्चा की जाती है। तो सहोदर भाव भी इसी भाव का नाम होता है। तो आशा करूंगा कि ये कार्य पुष्ट हुआ होगा आपके लिए। एक और नाम है इसका धैर्य। क्या नाम है? धैर्य भाव भी इसे कहा जाता है और कर्ण भाव भी इसे कहा जाता है। तो चलिए, ये आप बेसिक भाव के जो नाम है उन भावों के अनुसार इसको नोट कर लीजिए और हम आगे की चर्चा करते हैं। फिर इन चीजों को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की क्रिया आपको पुष्ट कराते हैं। इस तीसरे भाव के बारे में दो चार चीजें और हैं आपके सीखने लायक, जो आपको सीखनी चाहिए। उनके बाद हम अगली चर्चा के बारे में बात करेंगे। चलिए, आप ये वीडियोस को रोक करके शांति से नोट कर लीजिएगा, जिससे क्या है कि सब चीजें आपको क्रिया से और पूर्णता से समझ में आए। चलो जी, अब आगे की बात करते हैं। अब आगे हम क्या क्या बात करेंगे उस बात को समझिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो तीसरा भाव होता है, हमारा जो तीसरा भाव होता है, उस भाव में हम किन किन चीजों की गणना करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। क्या क्या चीजें इसमें देखी जाती है वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब इस तीसरे भाव को जो कुंडली के अनुसार भाव बताया गया है, तीसरा भाव है कुंडली के अनुसार सहभाई स्थान है, भाई का प्रक्रम है, भाई का जो संयोग इसमें देखा जाता है। उसके बाद इन भावों में आने वाले ग्रह, वो ग्रह कारकत्व भी रखते हैं। मतलब इस घर का कारक ग्रह भी है कोई, वो कौन है वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम कारक की बात करें, सबसे पहले कारक की बात करें तो इस घर का जो कारक ग्रह होता है वो कौन सा होता है मैं आपको लिखा चुका हूं, वो है हमारा मंगल। बिल्कुल बारीकी से नोट करना, कारक ग्रह कौन है? वो है हमारा मंगल। मंगल इस घर का कारक ग्रह होता है, जो इस घर का एक तरह से हम मालिक कह सकते हैं। आधा भाग उसको दे देगा जो इस भाव में आकर के जो राशि बैठेगी, लेकिन मंगल का कोई ना कोई प्रभाव इस भाव पर अवश्य रहेगा, चाहे मंगल कुंडली के किसी भी कोने में जाकर के बैठा हो। अगर अच्छा बैठा है तो स्वतः ही तीसरे भाव का बल बढ़ जाएगा, अगर बेबुरा बैठा है तो स्वतः ही कम हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? तो मंगल इसका कारक भाव कहा गया है, कारक ग्रह कहा गया है तीसरे भाव का। ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे की चर्चा करेंगे, फिर हम चौथे भाव पर चलेंगे, चौथे भाव को समझेंगे, उसके बाद हम कार्य को पूर्ण करेंगे। चलिए चौथे भाव की बात करेंगे। फिर आशा करूंगा कि ये सब चीजें आपको क्रिया से और बारीकी से समझ में भी आ रही हैं। एक एक चीज को बिल्कुल सुगमता से समझा रहा हूं, मेरी बात को याद रखना, बिल्कुल सुगमता से। कोई तरह की परेशानी नहीं, किसी तरह का कार्य नहीं, किसी तरह की कोई चेष्टा नहीं। जो चीजें रह जाती हैं, आपको बता रहा हूं कि बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ते हैं ना, तो उसी क्रिया में समझाएंगे। अब हम चौथे भाव की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि चौथा भाव बनता कैसे? ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके। ये आपका चौथा भाव ऐसे तो बनता है। देखिए, ये कुंडली है हमारी, कुंडली के बाद हम ऐसे करके करते हैं, फिर हम ऐसे करके करते हैं। तो देखिए चौथा भाव ऐसे ही बनता है। देखिए
ये चौथा भाव है हमारा, तो चौथा भाव बना कैसे, ऐसे करके बना। तो हम ऐसे ही करके जानेंगे चौथे भाव के बारे में कि चौथे भाव में क्या क्या देखा जाता है। तो चौथे भाव का जो नाम होता है जिसको हम चतुर्थ भाव कहते हैं, मैं यहां लिख देता हूं चतुर्थ और भाव, चतुर्थ भाव कह देते हैं। मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, जिससे क्या है ना, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, बहुत से कमेंट आती हैं कि गुरुजी आप छोटा छोटा लिखते हो, मैं उनके लिए और बड़ा बना देता हूं चतुर्थ भाव को, जिससे क्या कि वो चीजें उनके समझ में आ जाएंगी। तो चलिए यहां से लेकर के पूरा ऐसे करके ये चतुर्थ भाव है, इस बात को याद रखना। चौथा भाव है ये मैंने बिल्कुल क्रिया से आपके लिए बना दिया है। अब चतुर्थ भाव को क्या कहेंगे, चतुर्थ भाव को हम सुहृदय भाव भी कहेंगे। क्या कहते हैं, सुहृदय भाव, सुहृदय भाव भी कहा जाता है। मेरी बात को बिल्कुल क्रिया से समझना, मैंने आपको समझा दिया है कि चतुर्थ भाव को सुहृदय भाव के नाम से भी जाना जाता है। चलिए सबसे पहले इसमें क्या देखा जाता है, आपको पता है कि अब हम पहले घर की बात करते हैं। तो घर में से कौन से सगे संबंधी का जो चर्चा है, सगे संबंधी के बारे में क्रिया की जाती है, उनमें से किसका जो वर्णन है इसमें किया जाता है, वो है हमारी जन्मदात्री का। जन्मदात्री कौन है, हमारी माता। तो चौथे भाव में हमारी माता के सुख को देखा जाता है कि हमारी माता के जीवन में सुख है, हमारे प्रति है या नहीं है, कि हमारे माता का सुख हमारे जीवन में होगा कि नहीं होगा, ये हम चौथे भाव से चर्चा करते हैं। तो मात्र सुख, सबसे पहले क्या लिखना है, मात्र सुख की चर्चा हम इसी भाव से करते हैं। थोड़ा और बड़ा करके लिख देता हूं, जिससे कि आपको साफ साफ दिखेगा। क्या, मात्र सुख, ये चीजें समझनी जरूरी है कि ये इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। तो मात्र सुख हमारा इसी भाव से देखा जाता है, मात्र सुख। अब मात्र सुख के बाद हम बात करते हैं अपने घर की। तो घर कह लो चाहे आप मकान कह लो, तो मकान का सुख भी इसी भाव से देखा जाता है कि हमारा मकान होगा नहीं होगा, कैसा होगा, किस प्रक्रिया से होगा, कब होगा। तो सब गणनाएं हम इसी भाव से करते हैं हमारे मकान के प्रति। मकान के बाद बात करते हैं हम कि हमारे जीवन में, बात को बिल्कुल भाव से समझिएगा, चौथा भाव है केंद्र हो गया। अब केंद्र के अनुसार सोचो, मकान क्या होता है, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, और कुंडली का महत्वपूर्ण हिस्सा हमारा केंद्र होता है। आगे समझ में, मकान घर चौथे भाव में, माता हमारे जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कुंडली का इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारा केंद्र होता है, तो मात्र सुख भी। उसके बाद हमारे जीवन में क्या क्या चीज है, जैसे पशु, पशु व मकान, पशु व मकान का सुख इसी भाव में देखा जाता है। बिल्कुल क्रिया से समझिएगा कि पशु व मकान का सुख भी हम इसी भाव से निर्धारण करते हैं कि हमारा जो पशु है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, जो भी हमने पशु पाल रखा है, उसका हमें सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका निर्धारण भी इसी भाव से किया जाता है। आगे हमारी संपत्ति का निर्धारण भी इसी भाव से किया जाता है कि हमारी संपत्ति कितनी लाभदायक होगी, कितनी सुगम होगी। धन का संचय तो दूसरे भाव में चला गया, धन का संचय, संग्रहिता, आमदनी का कमाना, आय आना 11वें भाव में चला गया। लेकिन संपत्ति कैसा सुख देगी, संपत्ति कैसी होगी, उसकी चर्चा हम इसी भाव से करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, आशा करूंगा। संपत्ति की चर्चा भी इसी भाव से की जाती है, ये आपको समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं, चलिए आगे की बातें करते हैं। अब हमने जब वाहन सुखादि की बात कर ही ली है, तो आगे की बात कर लेते हैं कि हमारी जमीन, मकान के बाद हमारी जमीन का सुख हमारे जीवन में है या नहीं, हम अपनी जमीन बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, उसकी भी चर्चा हम इसी भाव से करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जमीन के बाद हमारे बाग बगीचे, हमारे जो बाग बगीचे होते हैं, उनकी भी चर्चा इसी भाव से होती है कि हमारे बाग बगीचे होंगे कि नहीं होंगे, कितने लाभकारी होंगे, किस प्रकार के संयोगी होंगे, उसकी भी चर्चा हम इसी भाव से करते हैं। तो ये बात भी आपको आशा करूंगा समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं हम अपने अंदर की चीजों का। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त,
ये 4 अंतःकरण होते हैं हमारे अंदर। मनोबोध अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। निर्वाण अष्टकम मंत्र है ये, जो शंकराचार्य जी ने बनाया था। मैं आपको कर्मकांड के प्रति जब कार्य कराऊंगा ना तो सब चीजें सिखाऊंगा, निश्चिंत हो जाइए। अब हम क्या सबसे पहले क्या बात करते हैं, अपने अंतःकरण की, हमारी आंतरिक दृष्टि की, कि हम अंदर से किस प्रकार से बने हुए हैं, उसकी चर्चा भी इसी से की जाती है। हमें कोई छल करेगा कि नहीं करेगा, उसकी भी चर्चा इसी से की जाती है। हम पे कोई कपट करेगा कि नहीं करेगा, उसकी भी चर्चा इसी भाव से की जाती है। छल कपट की भी चर्चा हम इसी भाव से करते हैं। आशा करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करें। हमारी निधि की चर्चा भी इसी भाव से की जाती है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। ये सब चीज समझा दूंगा, अभी जो समझ में नहीं आ रही हो ना उसको छोड़ देना, मेरे साथ बने रहना, एक एक चीज को समझाऊंगा। अब आगे बात करते हैं कि पेट के रोग की भी चर्चा इसी भाव से की जाती है। हमारे पेट संबंधी जो विकार होता है ना, पेट में अगर कोई परेशानी हो जाती है पेट संबंधी, जैसे जठराग्नि हो गई, हमारी नाभि हो गई, छोटी आंत बड़ी आंत हो गई, हमारी जो हमारा जो ये पेट होता है, इस पेट संबंधी विकार की चर्चा भी इसी भाव से की जाती है। तो पेट का रोग कह लो कि पेट के रोग की भी चर्चा हम इसी भाव से करते हैं। आशा करूंगा समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या बातें करेंगे कि उदारता, उदार भाव समझते हो ना, उदारता व गोद, मेरी बात को बिल्कुल क्रिया से समझिएगा कि उदारता व गोद जाने आदि का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। जो चीजें पुष्टता में है उन्हें नोट करिएगा, जो क्रिया बेसिक में है उन्हें नोट करिएगा। जैसे जैसे एडवांस की ओर बढ़ते हुए चलेंगे तो और भी चीजें इसके अंदर हम इंक्लूड करते हुए जाएंगे। चलिए उसके बाद विद्या की भी चर्चा इसी भाव से की जाती है। हमारी जो स्टडी होती है, हालांकि कर्म और भाग्य स्थान भी उसी भाव में देखा जाता है, लेकिन अगर विद्या की चर्चा करें तो विद्या की भी क्रिया, विद्या का भी भाव हम इसी भाव से प्रकट करते हैं कि हमारी विद्या किस प्रकार से उन्नति वाली होगी, जो भी हमारी चेष्टा कारक है। हमारे बंधु समझाने की आवश्यकता ना पड़े कि बंधु क्या होते हैं, आशा करूंगा समझ में आ गया होगा। हमारी गौ माता, हमारी गौ की भी चर्चा इसी भाव से की जाती है कि हमारी गौ माता, जैसे पशु लिखा दिया ना, पशु और गौ को एक ही समझिएगा कि सुख होगा कि नहीं होगा, उसकी भी चर्चा में इसी भाव से की जाती है। उसके बाद मानसिक बातें, हमारी जो अंदर मस्तिष्क के अंदर जो चिंताएं भरी पड़ी हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं भरी पड़ी हैं कि कितनी चिंता करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते, और अतिशयोक्ति हो रही है कि और हमारी अव्याप्ति या अतिव्याप्ति हो रही है, वो सब चर्चाएं, बातों के प्रति हम मानसिक परेशानियां इसी भाव से देखते हैं, क्योंकि ये सुहृदय भाव होता है ना, इसीलिए। चलिए आगे की बात करते हैं। राजाओं जैसा जीवन अगर किसी का हो तो राजाओं जैसे ग्रह की चर्चा भी इसी भाव से की जाती है। राजानुग्रह का मतलब क्या है कि राजा के प्रति जो गणना करने वाला है, ग्रह कमाने वाला है, बल कमाने वाला है, राजा के प्रति रहने वाला है, उसका जो राजकीय स्थान होता है, उस स्थान पर राजा के प्रति कैसा भाव प्रकट लोगों के अंदर होगा, राजा कैसा होगा, राजा का प्रवचन कैसा होगा, राजा अपना बल चला पाएगा नहीं चला पाएगा, उस ग्रस्त जीवन के अनुसार, मकान के मालिक के अनुसार उसकी भी चर्चा हम इसी भाव से करते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं कि पैतृक संपत्ति जो होती है, जिसको हम पिता संपत्ति कहते हैं, तो पिता की संपत्ति का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। आशा करूंगा कि संपत्ति में आपको पहले लिखा चुका हूं, संपत्ति का या पिता संपत्ति के है, बात वही पड़ेगी कि संपत्ति हमें सुख देगी कि नहीं दोगी, उसका विचार इसी का भाव से किया जाता है। सुगंध का भी विचार इसी भाव से किया जाता है कि हमें किस प्रकार की सुगंध आ रही है, सुगंध क्यों नहीं आती, वो सब विचार हम इसी भाव से करते हैं। उसके बाद सदाचार, ये मैं इससे दूसरे उससे नोट कर देता हूं, आपको समझ में भी आ जाएगा कि सदाचार और धर्माचार, क्या सदाचार और धर्म के आचार की चर्चा इसी भाव से की जाती है कि वो प्राणी
सदाचार उदारता के प्रति, उदारता और सदाचार वही बात हो गई, उदारता सदाचार एक ही बात होती है। सदाचार और धर्म के प्रचार के प्रति कितना उत्सुक रहता है, धर्म ग्रंथों के प्रति धार्मिक है या नहीं है, उसकी भी चर्चा इसी भाव से की जाती है। आइए और बात करते हैं। अब एक मुख्य चीज क्या, वो आपकी समझने वाली चीज होनी चाहिए। अगर उसे समझ पाओगे तो चीजों की क्रिया को पुष्ट भी कर पाओगे। मैंने आपको एक एक चीज समझाई है, मात्र सुख, घर, मकान, पशु, मकर, सबको समझा दिया है। अब जो गोद जाने आदि का विचार हो गया, और क्या हो, एक निधि लिखाई थी, ये निधि हो गई, ये चीजें अभी सुगमता से समझाने वाली नहीं है। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी ना, गणनाओं पे आएंगे तो एक एक चीज को क्रिया करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता तो इसको यूट्यूब कर लीजिए, जिससे पूरी परिभाषा के अनुरूप समझ में आ जाएगा आपको। ये चीजें समझने वाली क्रियाएं होती हैं। अब हम क्या बात करते हैं कि अब इस भाव को किस नाम से जाना जाता था जी? सुहृदय भाव। सुहृदय का मतलब क्या है कि हमारे हृदय के अंदर इस भाव के प्रति हमारा हृदय है, ये भाव हमारा हृदय होता है। तो जो हृदय का, जो मेरी बात को समझिएगा, हृदय का जो साहस होता है, उस साहस की भी चर्चा हम इसी भाव से करते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी कि हृदय के साहस की भी चर्चा इसी भाव से की जाती है। आशा करूंगा कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो शांति से नोट करिए, आराम से, और क्रिया से नोट करिए। नोट करने के बाद हम आगे की चर्चा करेंगे, जिससे आपको प्रत्येक चीज समझ में आएगी। चलिए नोट कर लीजिए। एक एक चीज को बारीकी से और क्रिया से समझा रहा हूं, तो मुझे ये सुनने को ना मिले कि आपको समझ में नहीं आ रहा। जो चीजें नहीं समझाता उनको एक तरफ साइड में रख दिया करिए। जो नहीं समझा रहा उसका कोई ना कोई कारण होता है, और इस ब्रह्मांड में कोई वस्तु बिना कारण के नहीं बनती। मेरी बात को समझ लीजिएगा। जिस प्रकार मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ता है, उसको अनेक प्रकार की विपदाओं का सामना करना पड़ जाता है। कुछ त्रुटियां भी होती हैं उसमें, कुछ सहानुभूति भी होती है उसमें, और अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो ये चीजें समझने वाली होती हैं, और इन चीजों को समझना भी जरूरी है। सदाचार, उदारता, धर्माचार, ये सब चीजें हमारे जीवन के हिस्से होते हैं। और ये जो भाव है हमारे जीवन का एक हिस्सा है, जिसमें मात्र सुख आ जाए। माता से बड़ा क्या है हमारे जीवन में, इतना आपको पता है। तो ये नोट करिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। चलिए, अगर नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो वीडियो को शांति से रोक करके और एक बार फिर से नोट कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि दोबारा देखोगे तो रिवीजन हो जाएगा, फिर मुझे दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप एक ही बार में बोलोगे कि गुरुजी पूरी तरह से समझ में आ गया है हमारे। हम बड़े भाव से सीख रहे हैं और हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। गुरु सुगम मिल जाए, क्या कहा जाता है कि मन मिले तो मित्र बनाओ। सबसे प्रारंभ क्या होता है कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। अगर गुण का भाव मुझसे प्रकट हो रहा है, अगर एस्ट्रोलॉजी को मैं बिल्कुल सुगमता से समझा रहा हूं, अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है, तो गुरु बनाना है, गुण मिल पा रहे हैं तो मुझे अवश्य गुरु बनाइए और प्रत्येक चीज को सीखते हुए जाइए। इतना मेरा भाव प्रकट होना चाहिए। और मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या मांगता हूं आपसे? ना धन, ना लालसा, कुछ नहीं। हमारी लगभग नाना करते हुए 1400 बच्चों की कक्षा पूरी हो गई। 1400 बच्चे जो हैं वो मेरी वीडियोस को देखते हैं। ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। मैं तो ये कहूंगा कि गुरु दक्षिणा में केवल इतना कर दिया करिए कि जितने बच्चे देखते हैं सब नाना करते हुए जितनों को जानते हों, जो एस्ट्रोलॉजी के प्रति सक्षम होते हैं, उन सबके पास इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए। सबके पास शेयर कर दीजिए। ये गुरु दक्षिणा है मेरी। सिर्फ इस गुरु दक्षिणा को दोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और आप भी प्रसन्नता का सार पूर्ण कर पाओगे, जिससे कि हम जितना बड़ा
परिवार बनाएंगे, जितनी बड़ी कक्षा बनाएंगे, उतने ही बच्चे सुगमता से सीख पाएंगे। उनके मन में फिर धन की माया के प्रति कोई कार्य पुष्ट नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब आगे हम क्या बात कर रहे थे? चतुर्थ भाव की। तो चतुर्थ भाव जो होता है उसको और अन्य किन नामों से जाना जाता है, वो उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले चतुर्थ भाव को हम सुहृदय भाव के नाम से जानते हैं। आपको पता चल गया क्या नाम है? सुहृदय भाव। ये कुंडली का हृदय होता है, इतना याद रखना, सुहृदय भाव। दूसरा नाम है इसका सुहत भाव, इसको सुहत भाव से भी जाना जाता है। तीसरा, अब एक एक चीज को बिल्कुल शांति से नोट करिएगा, एक एक चीज को। इसको सुहृदय का मतलब सुख होता है, तो सुख भाव भी माना जाता है। इसको पाताल भाव भी माना जाता है। ये कुंडली, अब इसको पाताल के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को समझिएगा। चलिए, और इसको हिबुक के नाम से भी जाना जाता है, नोट करते हुए चलिए। इसका एक और नाम है तुर्य क्षिति। किस नाम से? तुर्य क्षिति के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक एक शब्द को नोट करते हुए चलिए, जब समय आएगा ना तो सबका उच्चारण लेंगे, सबको समझाएंगे। इसको मातृभाव से भी जाना जाता है, माता का भाव होता है ना, तो मातृभाव। इसको विद्या के भाव से भी जाना जाता है, और इसको ग्रह कह लो चाहे गेह कह लो, एक ही बात है। तो ग्रह भाव से भी इसको जाना जाता है। हमारे घर योग का भाव भी सही बताया जाता है। आशा करूंगा कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो पूर्ण करिए और कार्य को आगे बढ़ाइए। चलिए फिर हम आगे की बात करेंगे। बच्चों, एक एक चीज को ना क्रिया से सीखते हुए चलिएगा, किसी भी चीज को पीछे नहीं छोड़ना। हम किसी से कम नहीं हैं, हम सब कुछ जानना चाहते हैं। ये भाव हमारी कुंडली का हृदय होता है। इस भाव में जो जो चीजें देखी जाती है ना, माता आ गई, सुहृदय, सुख, पाताल, हिबुक, विद्याग्रह, तो रचिति, ये सब इसके नाम होते हैं। और इस भाव से पराक्रम जो हमारी कुंडली का जो विश्लेषण किया जाता है, विवेचन किया जाता है, वो हृदय के रूप में किया जाता है कि धन संपदा हमारी किस भाव में हमें कितना सुख देगी। तो चलिए और आगे थोड़ी सी और चर्चा इस भाव के बारे में कर लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो का समापन पूर्ण करेंगे। चलिए, अब इस भाव के बारे में दो चार चीजें और मैं आपको बता देता हूं जो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर नहीं जानोगे तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। सबसे पहले इस भाव में हम कारक भावों के बारे में जानेंगे सबसे पहले। उसके बाद इसमें जो निष्फल हो जाता है ग्रह, उसके बारे में जानेंगे। पहले जो दो चीजें जान लेते हैं। कारक भाव जो होता है वो दो ग्रह होते हैं इसमें। कौन कौन से? हमारा चंद्र, जो शीतलता देने वाला चंद्र है ना, वो चंद्र इसका कारक भाव होता है। और हमारा बुध इसका कारक भाव होता है। क्या होता है? चंद्र और बुध। और जो बुध इसका कारक भाव होता है, वही बुध कभी कभी कुछ ग्रहों के अंशों में आकर के इसका निष्फल होकर के फल देता है। इसमें निष्फल भी बुध हो जाता है, लेकिन चंद्र इसका पूर्ण कारक भाव होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आशा करूंगा। बुध इसका कभी कभी निष्फल हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। वो कुंडली की गणनाओं के बारे में पता चलता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और चीज आपको बता देते हैं कि ये जो भाव है हमारा, वो कुंडली के केंद्रों में गिना जाता है। इसको केंद्र भी बोला जाता है। केंद्र कौन कौन से होते हैं आपको पता है? इसको यहां ना लिखूं तो अच्छा है। पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये क्या होता है? हमारा कुंडली का केंद्र। इतना आपको पता है। तो ये चौथा जो भाव है हमारा केंद्र में भी गिना जाता है, तो उसको केंद्र भाव के नाम से भी जाना जाता है। आ गया समझ में? और एक और चीज बताइएगा, जब हमारी कुंडली में, मेरी बात को बिल्कुल क्रिया से समझिएगा, कि जब हमारी कुंडली में मांगलिक नाम का दोष बनता है, क्या बनता है? मंगलिक नाम का दोष बनता है। वो दोष जो होता है हमारे इत्यादि कार्यों में फल देता है, मतलब इत्यादि कार्यों को देखने वाला होता है। जैसे मंगलिक दोष 5 तरीके से बनता है, आपको इतना पता है? कौन कौन सा? कि मंगल जो है, मेरी बात को बिल्कुल, अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं,
बेसिक भी नहीं, कुछ नहीं, अभी बिल्कुल बता ही रहा हूं क्योंकि इस भाव से रिलेटेड है तभी मैं आपको बता रहा हूं। नहीं तो फिर जब मंगलिक दोष कराएंगे ना तो सब कुछ कराएंगे, आंशिक मंगलिक क्या होता है और कितने अंश पर मंगल दोष समाप्त हो जाता है, कितने अंश तक चलता है, कितनी उम्र तक फल देता है, कहाँ कहाँ भाव में बैठने पर मंगल बनता है, मंगल दोष समाप्त होने का कारण क्या होता है, सब कुछ बताएंगे, उसका उपाय भी बताएंगे। जब मंगल होता है, वो मंगल हमारी जो कुंडली होती है, जैसे यहाँ पर मैं छोटी सी कुंडली बना देता हूँ आपके लिए जो समझाने के लिए सुगम रहेगी। जैसे हमारी जो कुंडली होती है और उस कुंडली में, जैसे हम यहाँ पर एक ये कुंडली का विवेचन बना देते हैं, हमारी जो कुंडली होती है उस कुंडली में अगर हमारा जो मंगल होता है वो पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में अगर मंगल बैठ जाता है तो हमारा मंगलिक दोष बन जाता है। लेकिन इस मंगलिक दोष का विवेचन भी अंशों से किया जाता है, वो हम एडवांस में सीखेंगे। अभी बेसिक क्या जानिए कि पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में अगर मंगल बैठ जाता है तो मंगलिक दोष बनता है। ऐसे ही इस भाव में अगर मंगल बैठ जाए, ये कौन सा, चौथा भाव, तो इस चौथे भाव में अगर मंगल बैठ जाता है तो मंगल मांगलिक दोष बना देता है। क्या बना देता है? मांगलिक मंगल दोष बना देता है। इस बात को समझिएगा कि चौथे भाव में अगर हमारा मंगल बैठ जाता है तो इस भाव में मंगल दोष बन जाता है, जिसको मांगलिक दोष कहते हैं। ऐसा ही दोष हमारे पहले भाव में भी बनता है, इस बात को याद रखिएगा। ये मैं शायद आपको पहले बताया नहीं है आपको, लेकिन जैसे आगे गणना होती तो उसमें आपको समझा देता, लेकिन आपको अभी भी बता देता हूं, समझने वाली बात है कि जो मंगल है वो हमारा अगर लग्न भाव में भी हमारा मंगल बैठ जाता है तो भी मंगलिक दोष बनता है। क्या बनता है? लग्न भाव में हमारा मंगल बैठ जाता है तो भी मंगलिक दोष बनता है, और इस लग्न भाव को केंद्र भाव भी कहा जाता है। ये मैं आपको शायद बताया नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूं कि लग्न भाव को भी केंद्र भाव कहा जाता है। पहले में, चौथे में, सातवें में, आठवें में और 12वें में अगर मंगल बैठ जाता है तो मंगलिक दोष बनता है। इतना आपको समझने वाली बात है और ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो पहले से समझ करके नोट कर लो, उसके बाद हम आगे की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर हम वीडियो का समापन करेंगे। चलिए पहले नोट कर लीजिए और समझ लीजिए बात को। चलिए, आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं समझने के लिए और नोट करने के लिए। बिल्कुल बारीकी से समझिए और नोट कर लीजिए। चलिए फिर हम आगे की चर्चा करेंगे थोड़ी सी, फिर हम कार्य को पूर्ण करेंगे। चलिए, आशा करूंगा कि नोट कर लिया होगा। उसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, फिर हम कार्य को पूर्ण करेंगे। तो ये मिटा देता हूं मैं, और ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करूंगा। तो नाना करते हुए आपकी 4 भाव समाप्त हो गए। पहला भाव मैंने आपको बता दिया, दूसरा भाव भी मैंने आपको बता दिया, तीसरा भाव भी मैंने आपको बता दिया, चौथा भाव भी मैंने आपको बता दिया, तनु, धन, सहज, सुहत भाव, ये चारों भाव मैंने आपको बता दिए। आशा करूंगा कि चारों भाव आपकी क्रिया को पूर्ण करने वाले होंगे, आपको पूरी क्रिया से और बारीकी से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, अब आपको मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूं, वो बात आप समझने की क्रिया करिएगा। समझने की बात है कि जो मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, उन वीडियोस के प्रति आपको जो भी सुगम लगता है, सही लगता है, तो मैंने आपको पहली बात क्या बताई, गुरु दक्षिणा में मुझे शेयर करना सुगम चाहिए कि आप इस बात को, प्रत्येक वीडियो को शेयर किया करिए। उसके बाद मैंने एक YouTube पर, जो हमारा YouTube चैनल है, उस चैनल पर हमने एक शॉर्ट्स बनाना शुरू कर दिया है। शॉर्ट का मतलब क्या है कि छोटी छोटी वीडियोस होती है ना, 1 मिनट की, 15 सेकंड की, वो भी मैंने बनाना शुरू कर दिया है। उसमें मैं क्या सिखाता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें मैं जैसे अग्निवास निकालना हो गया,
हालांकि उसकी पूरी गणना तो हम जब कर्मकांड की बातें करेंगे ना, कर्मकांड सिखाएंगे तब करेंगे, गणित ज्योतिषी में करेंगे, लेकिन उस 1 मिनट की वीडियो में उस अग्निवास का बेसिक सीख सकते हैं।